यूनिवर्स वो सब है जो हम देख सकते हैं, ना कि सिर्फ अपने आंखों से बल्कि आधुनिक टेलीस्कोप से भी। हम सब जानते हैं कि ये बहुत ही विशाल है। हमारा प्लैनेट अर्थ इसमें सिर्फ एक रेती के दाने के बराबर है। क्या ये हमेशा से ही ऐसा था? क्या इसका कोई बिगिनिंग नहीं था? ये सारे सवाल मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट को भी सताते थे, जैसे हमें सताते हैं। मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी तक साइंटिस्ट्स सोचते थे कि हमारा यूनिवर्स इन्फिनिट और एजलेस है। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। फिर आइंस्टाइन के थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दिया ऑफ ग्रेविटी, जो हमें यूनिवर्स को समझने में हेल्प करेगा। आइंस्टाइन के अलावा एक और बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने अपने एक्सप्लोरेशन में ये नोटिस किया था कि यूनिवर्स के सारे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रहे हैं एट एन इंक्रीजिंग रेट, और इसके बारे में पहले भी प्रेडिक्शंस किए गए थे जो कि सच्चाई में देखा गया। और उसके बाद 1964 में बिग बैंग का सबसे बड़ा एविडेंस कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन डिस्कवर किया गया बाय साइंटिस्ट्स। क्योंकि बिग बैंग थियरी ये बताता है कि यूनिवर्स एक्सट्रीमली हॉट था इन द बिगिनिंग स्टेजेस, तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस एक टाइप का लेफ्ट ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है फ्रॉम द बिग बैंग, जो ये वैलिडेट करता है कि यूनिवर्स सही में एक्सट्रीमली हॉट था। और ये ग्लोइंग रेडिएशंस सबूत है इस बात के। ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, बट इस डिस्कवरी ने अलॉन्ग विद अदर ऑब्जर्वेशंस द बिग बैंग थियरी को एक वाइडली एक्सेप्टेड थियरी बना दिया। फिर उसके बाद और भी एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि द हबल स्पेस टेलीस्कोप ने हमें बिग बैंग के काफी सबूत दिखाए और पूरे ब्रह्मांड की एक बड़ी तस्वीर भी। कुछ नए ऑब्जर्वेशंस ये भी दिखाते हैं कि पूरा ब्रह्मांड बढ़ती हुई गति से फैल रहा है, यानी कि एक्सपैंड हो रहा है। पर हम सोचेंगे कि ये बिग बैंग कैसे पॉसिबल है? कुछ भी नहीं से इतना कुछ कैसे आ सकता है? हमारा इतना विशाल ब्रह्मांड कहां से और कैसे आ सकता है जब उससे पहले कुछ था ही नहीं? तो चलिए जानते हैं जो विज्ञान को इस विषय में अब तक पता है। तो शुरुआत के लिए हम बिग बैंग के पहले क्या था इस चीज को इग्नोर करते हैं। तो ये बिग बैंग बेसिकली कोई धमाका नहीं, बल्कि ये एक टाइप का रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्पेस था। मतलब स्पेस इतनी गति से एक्सपैंड होने लग गया कि बहुत कम समय में एक छोटी सी चीज से एक विशाल दुनिया खड़ी हो गई। इसे हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे। तो बिग बैंग में बेसिकली एक बहुत ही छोटे से डॉट जितनी एरिया में पूरा यूनिवर्स कंप्रेस्ड था। सारा मैटर और सारा एनर्जी एक डॉट जितने बहुत डेंस एरिया में समाया हुआ था। अब जो भी आगे होगा वो बहुत ही कम टाइम में होगा, तो प्लीज इसे ध्यान में रखिए। और कम टाइम का मतलब है 1 सेकेंड के ट्रिलियंथ हिस्से में, जिसे हम ह्यूमंस का ब्रेन रजिस्टर भी नहीं कर सकता। अब ये स्टेट में यूनिवर्स रैपिडली एक्सपैंड होने लग गया एक फुटबॉल के साइज तक। इस स्टेज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन स्टेज ऑफ द बिग बैंग हुआ था 10⁻⁻35 पार्ट ऑफ अ सेकेंड बाद। ये नंबर्स बताते हैं कि बहुत ही कम टाइम में ये सब हुआ है। इस स्टेज में बेसिकली स्पेस एक्सपैंड हो रहा था और ना कि यूनिवर्स। यूनिवर्स तो सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है और यूनिवर्स के कोई बाउंड्रीज नहीं होते, बट स्पेस के बाउंड्रीज थे और वो रैपिडली एक्सपैंड हो रहे थे। अब इसके बाद जो भी होगा वो है इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिएशन ऑफ एवरीथिंग। उस फुटबॉल साइज का यूनिवर्स बहुत हॉट और डेंस था। इसके अंदर एनर्जी भरी हुई थी इन पार्टिकल्स जो बहुत ही कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करते थे। इसका मतलब वो कॉन्स्टेंटली क्रिएट होते थे और एकदम कम टाइम में डिस्ट्रॉय भी हो जाते थे। ग्लूऑन्स जो पार्टिकल्स के न्यूक्लियस को होल्ड करके रखता है, वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक डाउन हो रहा था इन पेयर ऑफ क्वार्क्स, जो फिर और आगे जाके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे, गिविंग आउट मोर ग्लूऑन्स। वैसे ही क्वार्क्स कंबाइन होके क्रिएट कर रहे थे क्वार्क्स के पेयर्स एंड ग्लूऑन्स अगेन। मैटर और एनर्जी सिर्फ जैसे आइंस्टाइन ने बताया था थियरी में ही इक्वल नहीं थे, बट टेम्परेचर्स इतने हाई थे कि वो प्रैक्टिकली भी सेम ही थे। इसी वक्त मैटर और एंटी मैटर के क्लैश में मैटर के पार्टिकल्स जीत गए और आज हम सिर्फ मैटर देख सकते हैं और एंटी मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये इसीलिए हुआ था बिकॉज समहाउ एट द टाइम ऑफ बिग बैंग 1 बिलियन मैटर पार्टिकल्स के लिए 1 बिलियन एंड 1 एंटी मैटर पार्टिकल्स बने। इसके बाद फिर 10⁻⁹ सेकेंड बाद नेचुरल फोर्सेस का जन्म हुआ। इंस्टेड ऑफ वन मैसिव अल्टीमेट फोर्स, अब बहुत सारे उसके रिफाइंड वर्जन्स क्रिएट होने लगे जो एक्ट करते थे ऑन डिफरेंट रूल्स। ये फोर्सेस थे जिसे हम आज कहते हैं द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, जो है ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। हमने इनके बारे में एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब तक 1 सेकेंड के इस हिस्से में
यूनिवर्स बिलियन किलोमीटर्स का हो गया था इन डायमीटर, जिसके वजह से टेम्परेचर्स कंपैरेटिवली डिक्रीज होने लग गए। क्वार्क्स के बॉर्न होके एनर्जी में वापस कन्वर्ट होने का साइकिल बंद हो गया। अभी इसके बाद सेकेंड के 10⁻⁻⁶ भाग में क्वार्क्स कंबाइन होके हैड्रॉन्स जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स और लेप्टॉन्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स बनने लगे। क्वार्क्स के बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो डिफरेंट टाइप्स के हैड्रॉन्स बन सकते हैं, बट सिर्फ कुछ टाइप के ही स्टेबल है फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो अब तक सिर्फ एक सेकेंड पास हुआ है सिंस द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। अब तक यूनिवर्स कंपैरेटिवली कूल डाउन हो गया है क्योंकि वो 100 बिलियन किलोमीटर्स का हो गया इन डायमीटर। यूनिवर्स के इस स्टेट में अब पॉसिबल हो गया है कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रॉन्स डीके होके बन सके प्रोटॉन्स, जो देता है बर्थ फर्स्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन को। कुछ मिनट्स बाद इसका टेम्परेचर और कूल डाउन होने लग गया और थिंग्स सेटल डाउन होने लग गए। स्टेबिलिटी के खोज में एटम्स फॉर्म हुए फ्रॉम हैड्रॉन्स लाइक प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और लेप्टॉन्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स। सारे एटम्स इस वक्त थे एटम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस वजह से ये पीरियड को कहते हैं द कॉस्मिक डार्क एज, क्योंकि अब तक कोई स्टार्स क्रिएट नहीं हुए थे और हाइड्रोजन गैस विजिबल लाइट पार्टिकल्स को मूव होने नहीं देता था। फिर मिलियंस ऑफ इयर्स तक हाइड्रोजन गैस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट होने लग गए बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ग्रेविटी, और इस वजह से स्टार्स का बर्थ होना स्टार्ट हो गया। अब स्टार्स के रेडिएशंस के पास होने के वजह से स्टेबल हाइड्रोजन गैस कन्वर्ट होने लग गए इनटू प्लाज्मा, और ये लाइट पार्टिकल्स को बाहर यूनिवर्स में लाने लग गए। इस तरह से लाइट यूनिवर्स में पहली बार देखा गया फ्रॉम द स्टार्स, और आज भी स्टार्स इसी वजह से लाइट एमिट कर पाते हैं। फिर स्टार्स के वजह से सोलर सिस्टम्स बॉर्न हुए और उनके एनर्जी के वजह से लाइफ भी पॉसिबल हो पाया। तो ये था बिग बैंग से लेकर अब तक का सफर, बट कुछ चीजों के सवाल अब तक अनआंसर्ड है। बिग बैंग क्यों हुआ? बिग बैंग से पहले क्या था? इन सवालों के एग्जैक्ट आंसर्स अब तक हमारे पास नहीं है। बिग बैंग और उसके पहले यूनिवर्स के सारे लॉस काम करना बंद कर देते हैं और इनके साथ टाइम के लॉस भी काम नहीं करते। ये समझने के लिए कि बिग बैंग के वक्त क्या हुआ था, हमें एक थियरी चाहिए जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को यूनिफाई कर सके। इस पे बहुत सारे साइंटिस्ट्स अभी वर्क कर रहे हैं और इन चीजों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और रही बात बिग बैंग से पहले की, तो कुछ हाइपोथेसिस ये कहते हैं कि ये यूनिवर्स से पहले कोई दूसरा यूनिवर्स रहा हो सकता है और बिग बैंग सिर्फ एक गेटवे था ऑफ क्रिएशन। कुछ हाइपोथेसिस ये भी कहते हैं कि ब्लैक होल्स इसके पीछे रीजन हो सकते हैं। एक मैसिव ब्लैक होल ने पुराने यूनिवर्स को कंज्यूम कर लिया हो सकता है अपने एक एंड से, और दूसरे एंड से स्पिट आउट कर लिया आफ्टर कंप्रेसिंग इट टू अ टाइनी डॉट। या फिर सिंपली कुछ नेचुरल लॉज हो सकते हैं जो अब तक अनडिस्कवर्ड है। तो ये रियली बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर हमें इस चीज का जवाब मिल जाए तो, पर अभी हमें हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन है उसी से काम चलाना पड़ेगा और रिसर्चेस को चालू रखना पड़ेगा, और साइंटिस्ट ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये आपको पसंद आया और कुछ नया जरूर सीखने मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके। और अगर आपको ऐसे ही साइंस और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि आप हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।